Hello everyone, welcome once again. My name is Bahadur Muri and I am an English and SS teacher in Shahjahan English Medium School at Nagarjuna. This is the part 2 of this video and today I am taking Standard 9 SS Social Science chapter number 2 First World War and Russian Revolution. Chapter number 2 First World War and Russian Revolution. This is the part 2 of this video. And the previous part we talked about colonization in Asia, how the Eastern Europe country, success to establish his colonies in Asia. How they succeed to establish their colony in the Asia, that we already talked about in this paragraph. After the strengthening in the Greek it's over the India, right? It extend his empire in the Sri Lanka and all that. Then he started the colonization in India. Which are the country who started the expand his colonization in India and Asian countries. So now we're talking about the African countries, which is also victim of colonization, right? So without further ado, I want to start the chapter over here. Colonization in Africa. The Dutch established its colony for the first time at the end of the 15th century in South Africa. Please underline this point. The Dutch established its colony for the first time at the end of the 15th century in the South Africa. Dutch people started to establish the colony in the South Africa. Dutch people. Please underline. After that, England and France established their colony in Cape and Algeria in North Africa, respectively. सबसे पहले डच लोगों ने इस्टेब्लिश किया कॉलोनी को अफ्रीका में 15th सेंचुरी के आसपास, और उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने भी वही कर दिया. The vast provinces of Africa seemed quite suitable for acquire raw materials and selling ready products post-industry revolutions, because of which European countries competed to establish colonies. See, उसके बाद क्या हो गया कि देखो अफ्रीका के पास बहुत सारा रॉ मटेरियल था. they want to the raw materials, and Africa are very vast countries and the vast provisions of the acquire the raw materials. So they want to selling the all the things and all the products. So for the is इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, उसके लिए उन लोगों ने अफ्रीका का जो भी रॉ मटेरियल्स था वो वहाँ से स्टार्ट कलेक्टिंग करना शुरू कर दिया. बिकॉज ऑफ विच यूरोपियन कंट्री कंपेयर टू एस्टेब्लिश कॉलोनी. तो वो जो यूरोपियन कंट्री थी वो कंपेयर टू द एस्टेब्लिश द कॉलोनी, वो अपने कॉलोनी में कॉम्पिटिटिव थी. तो किंग लियोपोल्ड ऑफ बेल्जियम सीज द वास्ट प्रोविजंस ऑफ कॉन्गो एंड एस्टेब्लिश हिज रूल. तो उसके बाद प्लीज़ अंडरलाइन ये करो ज़रा, ये किंग लियोपोल्ड ऑफ बेल्जियम के किंग थे, किंग लियोपोल्ड. तो सीज द वास्ट प्रोविजंस ऑफ कॉन्गो एंड एस्टेब्लिश हिज रूल. कॉन्गो का बहुत सारा हिस्सा था, वो प्रोविजंस को उन्होंने हफ्ता लिया और वहाँ पे अपने रूल को एस्टेब्लिश किया. क्या होता है देखते हैं. इंग्लैंड एस्टेब्लिश इट्स कॉलोनी इन इजिप्ट, सम प्रोविजन ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड सम ऑफ साउथ अफ्रीका. देखो यहाँ पे फिर इंग्लैंड ने कौन सा पार्ट था वो कॉलोनी को एस्टेब्लिश किया अफ्रीका में, इजिप्ट और सम प्रोविजन ऑफ द ईस्ट अफ्रीका में वो कवर कर लिया. और फ्रेंच लोगों ने कहाँ पे एस्टेब्लिश किया. फ्रेंच एस्टेब्लिश इस कॉलोनी इन ट्यूनीशिया, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका प्रोविंसेस. देखो किंग लियोपोल्ड बेल्जियम को कवर कर लिया और कॉन्गो प्रांत को पूरी तरह से बेल्जियम के जो चीज़ थे वो कॉन्गो का पूरा वेस्ट एरिया, वास्ट एरिया, ह्यूज एरिया था, वो कवर कर लिया. इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश कर दी इजिप्ट के कुछ प्रांतों में और ईस्ट अफ्रीका के प्रांतों में और साउथ अफ्रीका के also. और फ्रांस ने जो भी कॉलोनी थी वो ट्यूनीशिया, मोरक्को और वेस्ट अफ्रीका में वो अपने प्रोविंस इस्टेब्लिश कर लिया. जर्मनी एस्टेब्लिश इस एम्पायर इन सम प्रोविंस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका. जर्मनी ने भी अपने जो कुछ प्रोविजंस थे अफ्रीका के ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका में वो अपनी कॉलोनी वहाँ पे जर्मनी ने भी एस्टेब्लिश कर दिया. इटली कैप्चर द अफ्रीकन प्रोविंसेस अराउंड द रेड सी के आसपास का जो एरिया था वो इटली ने कवर कर लिया. स्पेन एंड पोर्टुगल also सीज सम प्रोविजन ऑफ अफ्रीका. स्पेन और पोर्टुगल ने भी कुछ अफ्रीका के हिस्सों को कवर कर लिया. कॉन्फ्रेंस for the European nation was held in Berlin 1884 to 1805 in the midst of these competitions to establish colony. Please underline this one. A conference for European nation. These are the European nations. The जो भी हमने अभी नाम सुने, जो इंग्लैंड, जर्मनी, राइट, फ्रांस, पोर्टुगीज, ठीक है, बेल्जियम के किंग लियोपोल्ड, ठीक है, ये सारे जो लोग थे उन लोगों की जो मीटिंग हेल्ड हुई
है ना, स्पेन, पोर्टुगीज, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। कॉन्फ्रेंस यूरोपियन नेशन, जो यूरोपियन नेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी हेल्ड इन द बर्लिन, बर्लिन जर्मनी, बर्लिन में हेल्ड हुई 1884 1885 को, इन द मिड्स ऑफ द कंपटीशन ऑफ द एस्टेब्लिश कॉलोनी। कंपटीशन के जो कॉलोनी के एस्टेब्लिश करने का जो कंपटीशन था उसके सिलसिले में इन लोगों की जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1884 में 1885 में, इसको अंडरलाइन कर लेना। डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरीज वर डिवाइडेड अमॉन्ग द यूरोपियन नेशन एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस, or at the end of the conference they decided that the many different part end of the conference different African territories were divided among the European nations। जो among the European ये लोग सारे जो देश थे अभी जो हमने पढ़े, पोर्टुगीज, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, राइट, दीज आर द कंट्री हु डिवाइडेड द अफ्रीका एज अकॉर्डिंग इट्स कन्वीनियंस, देयर कन्वीनियंस। उन लोगों ने अफ्रीका को बेच लिया, डिवाइड कर दिया अपने हिस्से में अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। फ्रांस, इटली, पोर्टुगीज, राइट, स्पेन, इंग्लैंड, दीज आर द जर्मनी, है ना। तो यूरोप नेशन वॉज एस्टेब्लिश देयर ऑन द एंटायर अफ्रीका's countries। And thus the colony dominance of different European nation was established over the entire Africa। If I ask you how did the colonies dominance of different European nation was established over the entire Africa, किस तरह से एंटायर अफ्रीका में कॉलोनी एस्टेब्लिश हुई, तो दीज आर द योर आंसर, कि इन लोग कंट्री ने अपने अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो पार्ट कर लिए, और अफ्रीका बहुत ही बड़ा देश है, कॉन्टिनेंट है, और लोगों ने अपने अपने हिसाब से कर लिया। एक ही चीज़ है जो यू हैव टू मेमोराइज, द कॉन्फ्रेंस ऑफ यूरोपियन नेशंस वाज हेल्ड इन बर्लिन, बर्लिन में हेल्ड हुई थी 1884 को 1885 के बीच में, ठीक है। While on one hand, the greedy European nations were trying to colonize various Asian African territories, on the other hand, Germany and Italy had completed the process of its respective political unification। देखो, while on the hand of the greedy Europeans they want to the more expand colony and all that, they want to expand the territory, and the other hand Germany or Italy had completely the process of its respective political unification। वो Germany और Italy already complete the process of the respective political unification, राज्य की एकता जैसा कुछ होता है, उन लोगों ने अपनी यूनिटी कर ली है। Thus the unified Germany flooded into the competition of industrialization। उसकी वजह से जर्मनी ने भी अपना हाथ शुरू कर दिया इंडस्ट्री की कंपटीशन में। इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन, दिस 3 पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन। Thus this quickly changing global phenomena had exploited some of these countries politically, economically and socially, due to which their development had stopped। This had led the First World War। प्लीज अंडरलाइन यहाँ से करो पूरी तरह से, यहाँ से देखो, हाउ द वर्ल्ड, this had led to the First World War, which incident या which phenomena had led to the First World War। कौन सी घटना थी कि जो दुनिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ ले गई? तो आंसर होगा आपका कि while one hand the greedy European nation were trying to colonize various Africa, that time African territories on the other hand, but Germany and Italy had completed the process of its respective political unification, उन लोगों ने कर ली। Thus the unified Germany, जो unified यानी यूनाइटेड जर्मनी, they both इटली एंड जर्मनी बहुत फ्रेंड्स, तो उन लोगों ने दे स्टार्टेड द प्लग, यानी उन्होंने एंट्री कर दी, दे स्टार्टेड प्लग, दैट मीन्स उन्होंने एंट्री कर दी, स्टार्टेड कर दिया कंपटीशन टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। उन्होंने इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, कमर्शियल बिजनेस में उन्होंने स्टार्टिंग कर दिया, और कॉलोनाइजेशन भी उन्होंने बढ़ाने लगे। तो वो तरह क्विकली जो चेंजेस हुआ ना, वो पूरे ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड में वो जो घटना हो गई कि जर्मनी और इटली में इतना डेवलप होने लगा, तो पूरे ग्लोबल में वो इफेक्ट हुआ। और इसी चीज़ की वजह से पूरे देश में, पूरे अफ्रीका में, पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिकली चेंजेस हुआ, इकोनॉमिकली चेंजेस हुआ और सोशली चेंजेस हुआ। दिस ऑल द थिंग्स आर हैपन इन द होल वर्ल्ड। जो डेवलप इन द हेड स्टॉप, ड्यू टू विच दे डेवलप हेड स्टॉप होने लगे, बिकॉज ऑफ द जर्मनी एंड इटली हैड अ कॉम्पिटिटिव वॉर। दिस हैड लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये जो घटना है, फिनोमेना, ये लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। समझे आप?
अभी क्या दूसरे रीज़न क्या है, कॉलोनाइजेशन रीज़न हमने देख लिया कि हाउ द लेड टू द लेड हाउ द वर्ल्ड हैड लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दूसरा फैक्टर है फैक्टर दैट कोज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नाउ लेड, किस फैक्टर ने दुनिया को युद्ध की तरफ खींचा और कौन से जो फैक्टर थे वो कोज थे, रीज़न थे फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दैट वी बी गोइंग टू लर्न। बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुड बी कंसिडर एज अ वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग एंड अनफॉरगेटेबल इवेंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। या इट इज़ ट्रू। दुनिया के सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना बनी तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, वो भी कंसिडर किया जाता है। मैनी फैक्टर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए बहुत सारे रीज़न है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन, प्लीज अंडरलाइन, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन ऑन 1 अगस्त 1940, प्लीज अंडरलाइन। पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन इन 1 अगस्त 1940। जर्मनी हैड डिफीटेड फ्रांस इन, किस तरह अभी स्टार्ट होता है स्टोरी। जर्मनी हैड डिफीटेड फ्रांस इन Southern War, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty 1871, according to which France had to pay a war fine as well as give away two of its provinces, Lorraine and Alaska, to Germany। ये प्लीज अंडरलाइन, ये पूरा अंडरलाइन कर लो। ये दिस थिंग हैपन इनटू 1871। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1940 में, और ये जो घटना हुई, दिस फिनोमेना, दिस इंसिडेंट हैपन इन 1871। ये हाउ द, ये किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है, ये जो इंसिडेंट है वो हम देखेंगे अभी। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन ऑन 1 अगस्त 1940 को, बट ये घटना हुई थी जो वन थिंग्स विच हैपन इनटू 1871। जर्मनी हैड डिफीटेड फ्रांस, जर्मनी ने फ्रांस को हराया इन द सदर्न वॉर। किस वॉर में? सदर्न वॉर में। सदर्न वॉर में जर्मनी ने फ्रांस को हराया बिकॉज उसकी वॉर, बिकॉज ऑफ विच, उसकी वजह से फ्रांस को, बिकॉज ऑफ विच फ्रांस हैड टू साइन द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। प्लीज अंडरलाइन द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इन 1871। 1871 में फ्रैंकफर्ट ट्रीटी हुए। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। उसके बीच में हुई जर्मनी और फ्रांस के बीच में। कौन हार गया था? फ्रांस हार गया था, वो याद रखो। कौन सी वॉर थी? सदर्न वॉर थी। क्या थी ट्रीटी? फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी विच फ्रांस हैड टू पे, फ्रांस को देना पड़ेगा कौन से फाइन लिया जर्मनी ने, एज गिव अवे टू ऑफ इट्स प्रोविंस, दो प्रोविंस उसको देने पड़ेंगे। वो था एक लॉरियंस और अलास्का टू जर्मनी। जर्मनी को लॉरियंस और अलास्का देना पड़ेगा। फ्रांस हैड टू बीन एबल टू ओवरकम दिस ह्यूमिलेशन, है ना, उसको जो ह्यूमिलेशन हुआ, उसके साथ जो शोषण हुआ, विक्टिम बने फ्रांस, वो पूरा उसका ओवरकम था, वो उसको बाहर निकलना था। Thus the Frankfurt Treaty itself was the cause of the First World War. Please underline. Thus the Frankfurt Treaty itself was the cause of First World War. The end of the war sowed the seed of a future war. अभी अंडरलाइन करो इसको, लास्ट लाइन में आपको बता दो क्या कहना चाहती है वो। Frankfurt Treaty itself was the cause of First World War. The main cause of the First World War. It's a Frankfurt Treaty 1871. आपको पता है जर्मनी और इटली का यूनिफाइड हुआ, पॉलिटिकली दे यूनिफाइड हुए, दोनों ने ट्रीटी कर ली कि हम दोनों आज से पॉलिटिकली फ्रेंड है। तो उसके बाद उन लोगों ने इंडस्ट्री और कमर्शियल और कॉलोनाइजेशन में अपने बढ़ते कदम करने लगे। दे इंक्रीज मोर एंड मोर, दे एक्सपेंडेड टेरिटरी बिकॉज दे नाउ मोर पावरफुल। उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन में पॉलिटिकली, सोशली, इंडस्ट्रियली मैनी इफेक्ट हुआ। तो उसी के चलते हुए, उसी के देखो आप इसी टाइम वो ज़रा थोड़ा रिकॉल करो, है ना, ये 1884 और 1885 में ये सब लोगों का यूरोपियन नेशंस का मीटिंग हेल्ड हुई थी, ठीक है। और ये जो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी है वो 1871 में हुई। अभी आगे बढ़ो, ये 1885 का 1887 में सब नेशन को डिवाइड कर दिया था। तो उसी के एक घटना हुई थी जो हमने यहाँ पे देखी है। रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकली यूनिफाइड जर्मनी एंड इटली हैड कम्प्लीटली पॉलिटिकली यूनिफाइड हुआ, जर्मनी और इटली, ठीक है। तो उसी पावर की वजह से उन लोगों ने फ्रांस को हरा दिया और फ्रैंकफर्ट ट्रीटी का हुई 1871 में। तो अकॉर्डिंग टू फ्रांस की वजह से उन लोगों को दो प्रांत उसको देने पड़े, और वही रीज़न हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। अभी दूसरे कौन कौन से फैक्टर है हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट दैट। इकोनॉमी फैक्टर। इकोनॉमी फैक्टर
England had established its vast empire in Asia and Africa in the 19th century, that is true. It exploited its colony and economically and become the rich. The England become a rich and rich because they exploited and its colonies and economically they expand the all things. Due to the industrialization and soft colonization, Europe required huge quantity of raw material. Obviously, because of they have more colonies, they get the more raw material, they get and produce the more goods and all that. In the last quarter of the 19th century, Germany had started the competition to procure the marketing in Asia and Africa. As we just heard about, they started the industry and all that. Asia and Africa, Germany started the supplying the cheaper goods in comparison to England and France. फ्रांस और इंग्लैंड के कंपैरिजन में बहुत सस्ते में वो माल बेचने लगे. द एफ्रो एशियन मार्केट दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस डोमिनेट, right, and was thus the broken by the Germany. Consequently, there was an intense economics competition between Germany and England. तो जो एफ्रो एशियन मार्केट था वो पूरी तरह से इंग्लैंड और फ्रांस में डोमिनेट था, ठीक है, मगर जो जर्मनी के कंपटीशन के आने की वजह से पूरा वो डाइवर्ट हो चुका और कॉन्सिक्वेंटली वो जो इंटेंस इकोनॉमिक कंपटीशन जो बिटवीन जर्मनी और इंग्लैंड में हो चुका था, क्योंकि जर्मनी इटली के साथ पॉलिटिकल टाइप करके इंडस्ट्रियलाइजेशन कमर्शियलाइजेशन करने लगी और इंग्लैंड और फ्रांस की कंपैरिजन में सस्ते गुड्स यानी प्रोडक्टिविटी मार्केट में देने लगी, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो गया. उसके बाद क्या होता है मिलिट्राइजेशन. वो कैसे फैक्ट है, देखो, मिलिट्रिज्म यानी कि जो सशस्त्र बल आर्मी का फोर्स होता है. मिलिट्री फोर्स वॉज अ नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंस फॉर द कॉम्पिटिशन दैट द यूरोपियन नेशन गॉट इनटू फॉर एक्सपेंशन, राइट. तो एक्सपेंशन के लिए मिलिट्री तो कंपलसरी थी. इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया एक्सेट्रा, दे ऑल हैव अ मिलिट्राइजेशन. had begun expanding their military power. The four countries, England, France, Austria and Russia, they had begun expanding their military power. They started to increase their military power. While in countries like Japan, Italy, Germany and compulsory military training had started. तो ये लोगों ने क्या कर दिया, जापान, इटली और जर्मनी कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्टेड कर दिया. इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया लोग अपना मिलिट्री को बढ़ाने लगे और जापान, इटली, जर्मनी ने कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्टिंग कर दी है, ठीक है, क्योंकि जर्मनी और जापान इटली ऑलरेडी फ्रेंड्स थे, ठीक है, तो जापान ने भी वही किया. नाउ प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स वाज इंक्रीज अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस. उन लोगों ने सेल्फ डिफेंस के रीज़न देते हुए वेपन्स को प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी सभी देशों ने, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया, जापान, इटली, जर्मनी ने, ठीक है. और thus militarism got and impetus and military competition added to the economic competition created the serious atmosphere of the war. तो ये जो सारा इकोनॉमिकली कंपटीशन बढ़ गया. इंडस्ट्रीज, कमर्शियल, दे वांट टू गेट द मोर मनी एंड दे वांट टू गेट द मोर टेरिटरी, कॉलोनाइजेशन, दे वांट टू गेट द मोर पावर, मोर वेपन्स, मिलिट्रीज, इकोनॉमिकली competition. So these things during this era everywhere just competition, greediness, expand the rules and regulation, this thing all over the in world, तो पूरी तरह से वो छाया हुआ था. उसके बाद क्या होता है, देखो, ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज. अभी ऑब्वियसली मिलिट्रिज्म और कॉलोनाइजेशन और इकोनॉमिकली फैक्टर हुआ, तो उन लोगों ने ग्रुप क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, यूनिफाइड होने लगे, अपने अपने ग्रुप क्रिएट करने लगे और सीक्रेट ट्रीटी यानी संधि करने लगे, किसी को पता ना चले, इस तरह से अपनी अपनी एक पॉलिसी क्रिएट करने लगे. तो उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंस है, देखना आप जरा. ग्रुपिज्म है ना, अपना अपना ग्रुप होता है, क्लास में, स्कूल में होता है ना, इसी तरह इन लोगों ने भी ग्रुप बनाना शुरू कर दिया. जब सब यूरोपियन कंट्री थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री थी, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, ऑस्ट्रिया, दीज आर द कंट्रीज. So groupism, secret treaties, groupism and secret treaties played a major role in the First World War. Please underline which things which played a major role in the First World War. So groupism and secret treaty played a major role in the First World War. The world was divided into two groups. दुनिया दो ग्रुप में बट गई. Before the First World War, right? Before the First World War, दुनिया दो ग्रुप में बट गई. कौन से देखते हैं. On one side was group of Germany. पहली साइड में ग्रुप ऑफ जर्मनी था. ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया एंड तुर्की. ये जो वो द ग्रुप ऑफ जर्मनी में कौन कौन थे, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया एंड तुर्की. वाइल वन अदर साइड वॉज द ग्रुप ऑफ इंग्लैंड. दूसरी बाजू इंग्लैंड का ग्रुप था जिसमें फ्रांस, रशिया एंड जापान था. देखो, फ्रांस, रशिया एंड जापान. ये जर्मनी में इटली भी अल्टीमेटली आ गया बिकॉज दे बोथ आर पॉलिटिकली यूनिफाइड थे, ठीक है. तो वन साइड वॉज ग्रुप ऑफ जर्मनी,
ऑस्ट्रिया, हंगेरी, बल्गेरिया एंड तुर्की। ठीक है, ये एक ग्रुप में था, तुर्की भी था। अब जरा ध्यान से देखना, तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया एंड तुर्की, दिस इज द सपोर्ट टू द जर्मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हु सपोर्ट टू इंग्लैंड, सेकंड ग्रुप ऑफ इंग्लैंड, बिकॉज इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में ही कॉम्पिटिशन था। ठीक है, क्योंकि जर्मनी और इटली का कंबाइन हो गया, वो पॉलिटिकली यूनिफाइड हो गए, तो वो बहुत पावरफुल हो गए, वो सस्ते माल बेचने लगे। तो इंग्लैंड को कंपटीशन था, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ताकतवर देश तो इंग्लैंड ही था उस टाइम पे। तो इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान, ये लोगों का ग्रुप बन गया। इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये सारा ग्रुप आपको क्लियर हो गया। अभी देखते क्या होता है आगे। और फीलिंग ऑफ जेलिसियस, यानी जो जेलिस फीलिंग थी, एनिमिटी, दुश्मनाहट थी, और मिसट्रस्ट, ट्रस्ट का कोई स्थान ही नहीं था, फियर, डर था, नफरत थी, हेट्रेड, इन्वॉल्व द बिटवीन द ग्रुप विच वॉज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। विच आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड। एक ग्रुपिज्म में था, वो इंटरनली दे जस्ट दे जेलिस, एनिमिटी, मिसट्रस्ट, फियर, हेट्रेड, the bad thing which is just going on the all the minds. That's why this groupism and secretivity happen. उसके बाद क्या होता है, फीलिंग ऑफ फायर्स नेशनलिज्म, कट्टर देशभक्त, कट्टर राष्ट्रभक्त का जो फीलिंग्स था वो फायर्स कैसे वो देखते हैं। और द इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम एंड ग्रीक, द इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम एंड ग्रीक एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी जर्मनी के यूनिफिकेशन का दोनों का साथ में थे, वो द रिजल्ट ऑफ नेशनलिज्म। प्लीज अंडरलाइन द इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम एंड ग्रीस और बेल्जियम का इंडिपेंडेंस मिला। ठीक है, बेल्जियम आपको पता है किसके अंडर में था, है ना, किंग ऑफ बेल्जियम के अंडर में था। वो जो उसको इंडिपेंडेंस हुआ, आपको अगर रिकॉल करना चाहते तो आप जरा यहाँ पे जाइए, आपको याद आएगा। देखो, एक कॉलोनाइजेशन जाता है, तो अभी हम देखते हैं कि उसके बाद अफ्रीका में जो कॉलोनाइजेशन हुआ था, तो यहाँ पे आप पढ़िए, इंग्लैंड एस्टैब्लिश इस कॉलोनी, उसके नीचे जाइए आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूनिफाइड जर्मनी का जहाँ पे जन्म हुआ, यहाँ पे देखो लियोपार्ड ऑफ किंग, यहाँ पे जाइए आप। बिकॉज ऑफ विच यूरोपियन कंट्री कंपटीशन एस्टैब्लिश किंग लियोपार्ड ऑफ बेल्जियम, शी इज द वेस्ट पैरिस ऑफ कॉन्गो। बेल्जियम में किंग लियोपार्ड का शासन था, तो वो वहाँ पे फ्रीडम हुआ, वो आपको पता चला। तो उसकी वजह से जो फीलिंग ऑफ फायर्स यानी तेज एकदम नेशनलिज्म हुआ, तो द इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम आज़ाद हुआ और ग्रीस आज़ाद हुआ, एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन इटली, उसकी वजह से वॉज रिजल्ट ऑफ द नेशनलिज्म दैट हैपन। बट लेटर उसके बाद द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म टूक एन एक्सट्रीम एंड नैरो फॉर्म इन यूरोप होने लगा। इकोनॉमिक जेलिसियस कंपटीशन एंड कॉलोनाइजेशन में यूरोप हैड इंक्रीज इन द मच that the national interest of the each of other beginning to clash. So starting of the period, they internally, because of jealous and distrust, they collapse and internally conflict happen, and they fighting to each other with the verbal and all that fighting they are, because of there is a commercial competition, industrial competition just going on in the Europe and all the Asian African colonization in India also. So then the interest of the other began clash. Leading European nation began to teaching the extreme and destructive nationalism to its people. So because of that, European nations started teaching to their people the nationalism. This is our country is a great country. No other country is not in the good position like our country. Like this way nationalism they started. राष्ट्रवाद बोलते हैं जिसको। लव फॉर वन नेशन एंड हेटेड फॉर द अदर नेशन वॉज इनकरेज। प्लीज अंडरलाइन, लव फॉर वन नेशन, अपने देश को प्यार करो, दूसरे लोगों को नफरत करो, ये चल रहा था। द जर्मन चीफ केजर विलियम वॉज द अदर ओरिजिनेटर ऑफ नेशनलिज्म एंड कॉलोनाइजेशन। प्लीज अंडरलाइन द जर्मन चीफ केजर, प्लीज अंडरलाइन German chief of Kaiser William was the main role. The German chief Kaiser William, underline, was the other originator of nationalism and colonization. Please underline this one. He was our ambitious and believe in the world leadership. This is the person who, underline also this line, who this chief Kaiser Williams, who believe that I want to become a world leader. मुझे पूरी दुनिया में शासन करना है। वो बहुत ही इस तरह का मानने वाला इंसान था। ठीक है, ही वॉन्टेड टू गेट थिंग्स
डन अकॉर्डिंग टू हिज विल, वो अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहता था, अपने जो उसको जो सही लगता है वही वो करना चाहता था, अकॉर्डिंग टू हिज विल, उसके हिसाब से। द हेल्प ऑफ दिस ग्रांड मिलिट्री पावर, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर था, उसको लगा मेरे पास बहुत ही मिलिट्री पावर है, उसकी वजह से वो सब कुछ वो करना चाहता था और सारी दुनिया में राज करना चाहता था। द फीलिंग ऑफ वॉर स्प्रेड अक्रॉस अदर नेशन, जो फीलिंग थी वॉर की वो दूसरे नेशनों में भी जाने लगी। एज इन जर्मनी एंड दिस हैड रिजल्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसकी वजह से जो फर्स्ट वर्ल्ड का रिजल्ट आ गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है ना, बिकॉज ऑफ किंग्स जर्मन chief Kaiser Williams, right, who was the originator of nationalism, colonization. He has a more military power and he just want to according to his will. So वो according to his will that it's a lead to the world into first world war. Fifth one, role of newspaper, right. Just 2 point I have to complete it, right, so much better to convenience. रोल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का कैसा रोल रहा, देखो सोसाइटी में न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो इसी में भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले किया न्यूज़पेपर ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। रोल ऑफ न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर ऑफ द यूरोपियन नेशन aroused so much of hatred among the people with their mutual and derogatory and provocating and exaggerate and false write-ups by the speaking venom against rival nation that the ruler of the represented nation could not even make the effort for establishing peace and harmony. पूरा पैराग्राफ है, आई जस्ट वांट टू वेरी हार्ड वर्ड यूज इन दिस पैराग्राफ, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, न्यूज़पेपर प्लेड अ वेरी विटल रोल, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में अगर न्यूज़पेपर अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे तो वो देश का तो सत्यानाश हो गया। तो जब अभी हमारा देश में जो हो रहा है, ठीक है, तो न्यूज़पेपर एंड राइट नाउ ब्रॉडकास्ट मीडिया नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दे आप सब जानते हैं कैसा हाल है हमारा देश का अभी। तो आई जस्ट वांट टू वन थिंग, न्यूज़पेपर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में न्यूज़पेपर ने क्या एक ही पॉलिसी की, हमारा देश सबसे बड़ा है, सबसे महान है, दूसरे देश ऐसा है वैसा है, दे स्प्रेड द हेड, दे स्प्रेड द जेलिसियस, दे स्प्रेड द रॉन्ग मैसेज, दे स्प्रेड द फॉल्स न्यूज़, झूठी खबरें फैलाई, उसकी वजह से वो पूरा सारा माइंड डाइवर्ट हो गया लोगों का, ये सब कुछ किया न्यूज़पेपर। देन फिलोसॉफी अबाउट वॉर, फिलोसॉफी ने क्या किया वॉर के अबाउट, द पॉलिसी ऑफ द वॉर इज़ वेलफेयर टूक रूट इन यूरोप, प्लीज़ अंडरलाइन, यूरोप में तो वॉर इज़ वेलफेयर, अच्छे के लिए भलाई के लिए वॉर है, ऐसी पॉलिसी स्टार्ट होनी। सोचो युद्ध कभी समाधान नहीं होता, देर इज़ नो सोल्यूशन, देर इज़ नो वेलफेयर इन रिगार्डिंग वॉर, वॉर इज़ ऑलवेज कम विद द डिस्ट्रॉय। पॉलिसी ऑफ वॉर इज़ वेलफेयर टूक रूट इन यूरोप, ये रूट होने लगे थे यूरोप में। द जर्मन राइटर ट्रॉट्स्की पब्लिश द मैक्सिमम्स लाइक ओनली द माइटी डिजर्व टू लाइफ, देखो जो वही जी सकता है जो शक्तिशाली है, पावरफुल है, एंड वॉर अलोन द नेशन नीड, राइट, वॉर है वही देश की ज़रूरी चीज़ है। नाइटसिक्स द जर्मन राइटर, ये थोड़ा जर्मन का नाम है, सो द प्रोनाउंसिएशन मे बी आई डू रॉन्ग, सो सॉरी फॉर दैट। जर्मन राइटर एक्सप्रेस वॉर एज अ सेक्रेड वर्क, देखो एक जर्मन राइटर है नाइटिस्के द जर्मन राइटर, उसने कहा वॉर है वो अच्छा काम है, सेक्रेड वॉर पवित्र है। सोचो, तो ये फिलोसोफर भी उस टाइम पे गिविंग द बैड मैसेज, रॉन्ग मैसेज इज स्प्रेड इन द वर्ल्ड। द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया, नाउ द लास्ट पैराग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दिस वन, full paragraph importance. The Prince of Austria and his wife were assassinated by being shot at by a member of the Serbian terrorist organization Black Hand. पूरा full paragraph underline please. Austria blamed Serbia for the involvement in the act and gave an ultimatum to hand over the culprit to Austria within 48 hours. What happened? I just want to explain. The Prince of Austria and his wife, ऑस्ट्रिया का जो प्रिंस था उसकी वाइफ थी, वो एसेसिनेट, दैट मीन उसको खून किया गया। किसने किया? बाय द मेंबर ऑफ द सर्बियन टेररिस्ट ग्रुप। एक सर्बियन टेररिस्ट ग्रुप था, उसका नाम था ब्लैक हैंड। उनके ग्रुप के किसी पर्सन ने, किसी मैन ने उस
प्रिंस, ऑस्ट्रिया के प्रिंस और उसकी वाइफ का खून कर दिया। ऑस्ट्रियन ब्लेम किया सर्बिया फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन द एक्ट ऑफ, इस एक्ट का सर्बिया जिम्मेदार है। गेव एन अल्टीमेट टू हैंड, उसको 48 आवर्स दिए कि जो जिसने कल्प्रिट, जो गुनहगार है उसने जो किया है, कल्प्रिट यानी क्रिमिनल्स हैं, उसको 48 आवर्स में उसको हैंड ओवर करे। सर्बिया डिक्लेयर्ड इज इग्नोरेंस इन द मैटर, सर्बिया ने डिक्लेयर कर दिया कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। विदाउट लिसनिंग टू एनीथिंग फ्रॉम सर्बिया, सर्बिया को कोई भी सुनने, कुछ भी नहीं सुना सर्बिया क्या कहना चाहते हैं, वॉट वांट टू सर्बिया एक्चुअली इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट, उसका गुनाह है कि नहीं है, कुछ भी जानने के बिना ऑस्ट्रिया डिक्लेयर वॉर ऑन सर्बिया, ऑस्ट्रिया ने डिक्लेयर कर दिया सर्बिया के अगेंस्ट वॉर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बिगन विद दिस, इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई फाइनली। बहुत सारे बेसिक रीजन थे किस तरह से एवरी कंट्री इन्वॉल्व, दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट चैप्टर, राइट। सो दिस लास्ट पैराग्राफ द स्टार्ट द बिगिनिंग द वर्ल्ड वॉर विद द ऑस्ट्रिया डिक्लेयर वॉर ऑन सर्बिया। इसके पहले का जो बेस था वो किस तरह से चल रहा था, ऑलरेडी दुनिया पूरी ऑन द बॉयल थी, ऑन द बॉयल, ऑल द वर्ल्ड कंट्रीज, ऑल द वर्ल्ड लीडर ऑन बॉयल, एंड दिस इंसिडेंट हैपन, राइट। So what happened next we will informate in next period, in next video lecture, right. So I hope you got all point from my side, so please revision more and point out all the point relating history, write down the year, character names, incident, so much better to store in your mind. So please stay home, stay safe, we will meet soon again according to our timetable, right, in the next video. Please take care of yourself, have a nice day, bye.